उम्मीदों की रोशनी को दुगना कर जाए, अंधकार को दूर कर जाए, जो पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर और प्राणी से परमात्मा की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करे। तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त जबलपुर में न्यायिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए, न्यायिक परिचर्चा में शामिल होने के लिए यहां पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस वक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। देश के सभी जगहों के चीफ जस्टिस आज जबलपुर में मौजूद हैं, जहां पर आज ये परिचर्चा में शामिल होंगे। राष्ट्रीय न्यायिक परिचर्चा की शुरुआत हो रही है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। यहां देश के चीफ जस्टिस यहां मौजूद हैं जो परिचर्चा में हिस्सा लेंगे आज। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जबलपुर से, जहां पर आज बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय न्यायिक परिचर्चा का आयोजन होना है, जहां पर शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं और अब इस परिचर्चा की शुरुआत हो रही है। पुष्पों से स्वागत करने में से विरत हैं, परंतु इसका शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। अतिथियों के स्वागत हेतु हम शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए कार्यक्रम के द्वितीय प्रक्रम पर स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक साहब को। माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक साहब। भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद, मध्य प्रदेश की राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल, भारत के प्रधान न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण, न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री रविंद्र भट्ट, कर्नाटक, मेघालय, बॉम्बे, पटना, पंजाब एवं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशगण न्यायमूर्ति श्री अभय श्रीनिवास ओका, न्यायमूर्ति श्री संजय करोल, न्यायमूर्ति श्री रविशंकर झा, न्यायमूर्ति श्री विश्वनाथ सोमद्दर, न्यायमूर्ति श्री दीपंकर दत्ता, न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल, सभागार में उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के माननीय पूर्व न्यायाधीशगण, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीशगण एवं पूर्व न्यायाधीशगण, देश की समस्त राज्य न्यायिक अकादमियों के चेयरमैन एवं प्रभारी सम्माननीय न्यायाधीशगण, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मेरे साथी न्यायाधीशगण, राज्य न्यायिक अकादमियों के सभी डायरेक्टर एवं प्रतिनिधिगण, श्री पुरुषेंद्र कौर मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता एवं सभी अतिरिक्त महाधिवक्तागण, श्री विजय चौधरी अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल, श्री रमन पटेल अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, श्री आर.पी. अग्रवाल अध्यक्ष हाईकोर्ट सीनियर काउंसिल बार एसोसिएशन, श्री मनोज शर्मा हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं समस्त अधिवक्तागण, मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। प्रबुद्ध जनों के शहर जिसे आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार धानी का नाम दिया था, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सन 1956 में अपनी स्थापना के साथ ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सार्थक न्याय की दिशा में सदैव क्रियाशील रहा है। इस उच्च न्यायालय ने न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्व को ध्यान रखते हुए जिला और तहसील स्तर के न्यायाधीशों के समुचित प्रशिक्षण पर विचार किया और न्यायाधीशों के
प्रशिक्षण के लिए एक स्वतंत्र संस्थान की स्थापना की दिशा में कदम उठाए। दीर्घ प्रयासों के उपरांत मार्च 1994 में जबलपुर में जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के नाम से जाना जाता है। इस अकादमी के 25 वर्षों की सुदूर यात्रा की उपलब्धियों को रजत जयंती समारोह के रूप में अविस्मरणीय बनाने के लिए जिन आयोजनों की रूपरेखा बनाई गई थी, उसमें ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल अकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट की परिकल्पना भी की गई थी, जिससे कि देश की सभी न्यायिक अकादमियों को सहभागी बनाकर न्यायतंत्र को और उत्कृष्ट बनाने के लिए मिलकर कोई काम किया जा सके। हमने अपने निश्चय को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया। हमारे लिए अत्यंत गर्व की क्षण थे जब इस वर्ष के आरंभ में माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार कर डायरेक्टर्स रिट्रीट का ये आयोजन करने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हमारे आमंत्रण को अत्यंत सहजता से स्वीकार किया है और आज हमारे बीच में है। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथी न्यायाधीशों एवं राज्य के न्यायिक परिवार की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारत के मुख्य न्यायाधिपति श्री अरविंद बोबड़े के कुशल नेतृत्व में भारत की न्यायपालिका ने महामारी के कठिन समय में भी न्याय के रथ को सतत गतिमान रखते हुए अपने उत्तरदायित्व का यथोचित निर्वहन किया है एवं न्याय के सभी सहभागियों को प्रेरित किया है। पूर्व में आप भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश से आपका विशेष अनुराग रहा है। आपने हमारे निवेदन को सहृदयता से स्वीकार किया। मैं अपनी ओर से एवं अपने सभी साथियों की ओर से आपका इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का भी इस समारोह में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, जिनके सक्रिय सहयोग से ही इस कार्यक्रम को मूर्त रूप किया जाना संभव हो सका है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण, न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति श्री एस. रविंद्र भट्ट ने हमारे निवेदन पर कार्यक्रम के लिए समय निकालकर हमें कृतज्ञ किया है। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आप सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। डायरेक्टर्स रिट्रीट का आयोजन अपने आप में एक अनूठी पहल है। ये देश में आयोजित किया जाने वाला ऐसा प्रथम कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आए प्रत्येक अतिथि का स्वागत करना मेरे लिए व्यक्तिगत हर्ष का विषय है। भारतवर्ष के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने अल्प समय में ही अपने राज्य के न्यायिक अकादमियों के अध्यक्षों एवं निदेशकों को इस कार्यक्रम के लिए नामांकित किया। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से मैं कर्नाटक, मेघालय, पटना, पंजाब एवं हरियाणा, बॉम्बे तथा जम्मू व कश्मीर राज्य के मुख्य न्यायाधीशों का इस कार्यक्रम में व्यक्ति से भाग लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक शैक्षणिक संस्थान के जीवन में 25 वर्षों का पूरा होना निसंदेह ही एक बड़ी उपलब्धि है। विगत 25 वर्षों में अकादमी ने कई पड़ाव पार किए हैं, कई कठिनाइयों का सामना किया, परंतु वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ती रही। सन 1994 में उच्च न्यायालय के एक कक्ष से अकादमी ने कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जब प्रशिक्षु न्यायाधीश पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के छात्रावास में रुकते थे। सन 2003 में अकादमी का अपना भवन और विश्राम भवन तैयार हुआ। अभी अकादमी अपेक्षाकृत एक छोटे परंतु उच्च स्तरीय परिसर में अवस्थित है और इसका नया परिसर 50 एकड़ भूमि पर तैयार हो रहा है। अकादमी का एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में कार्यरत है तथा दूसरा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में प्रस्तावित है। ऋग्वेद के अध्याय 1 के सूक्त क्रमांक 79 में कहा गया है, आनु भद्रा कृतवो यंतु विश्वत्त, अर्थात सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार हमारी ओर आए। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी का यह आयोजन ऐसी विचार से प्रेरित है। डायरेक्टर्स रिट्रीट में देश की सभी दिशाओं से न्यायिक शिक्षण से जुड़े सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने और एक दूसरे की विशेषज्ञताओं एवं श्रेष्ठ प्रणालियों को साझा करने के लिए एक अवसर निर्मित करने की संकल्पना की गई है, ताकि हमारे बीच में सर्वश्रेष्ठ का उपयोग न्यायपालिका के सभी
न्यायाधीशों की सर्वांगीण लाभ के लिए किया जा सके और हम सभी एक साथ उत्कृष्ट न्याय व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सके। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विस्तार हो, जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। न्यायाधीशों और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के लिए न्यायिक मूल्यों के प्रति समर्पण एवं दृढ़ निश्चय चरित्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। न्यायाधीशों के चरित्र निर्माण में न्यायिक शिक्षण की सबसे बड़ी भूमिका है। न्याय के प्रति सम्मान की भावना इसका परम ध्येय है। मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम न्यायिक शिक्षण के इस ध्येय को प्राप्त करने में सहायक होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में ज्ञान रूपी साध्य को साधक तक अल्प समय में पहुंचाने का एक अच्छा मंच उपलब्ध कराया है। इस कार्यशाला में सम्मिलित सभी हितधारकों से मेरा आग्रह रहेगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूपी वरदान का उपयोग सभी एक साथ मिलकर कैसे कर सकते हैं, इसके संबंध में आप कुछ मंथन करके अच्छे विकल्प तलाश करें। मुझे आशा है कि हमारे आपसी सहयोग से ये अद्वितीय कार्यक्रम विचारों के आदान प्रदान को प्रेरित करेगा, जो निश्चय ही इस आयोजन का सफल बनाएगा। समारोह में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत के न्यायालय अतीत से वर्तमान तक तथा इसी से प्रेरित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक मध्य प्रदेश के न्यायिक इतिहास और न्यायालय का विमोचन कार्यक्रम को विविध रंग प्रदान करने वाला है। भारत की न्यायिक विरासत और वर्तमान और भविष्य के सामने प्रस्तुत करने के प्रयास स्वरूप दोनों ग्रंथ इसके मूल अंग्रेजी संस्करणों के हिंदी के अनुदित संस्करण हैं, जिनके प्रकाशन का मौलिक विचार माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े की देन है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लॉ रिपोर्ट्स प्रकाशन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के सन 1950 से सन 2020 तक के सारे पूर्ण पीठ के निर्णयों को सरलता से प्राप्त करने के लिए इसकी एक डाइजेस्ट प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक का भी आज विमोचन किया जाना है। मुझे आशा है कि विधिक क्षेत्र में यह दैनिक उपयोग का महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित होगा। इस पुस्तक का विमोचन समारोह भी इसी समारोह में किया जाना है। इस समारोह में इन सभी अनुपम ग्रंथों का विमोचन किया जाना विशेष हर्ष का विषय है। मैं इस अवसर पर इन सभी पुस्तकों की रचना, संकलन और प्रकाशन से जुड़े यहाँ उपस्थित प्रत्येक आगंतुक का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं एक बार पुनः मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से एवं अपनी ओर से ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल अकेडमी डायरेक्टर्स रिट्रीट के उद्घाटन समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। हमारे अतिथियों का ये आगमन हृदय पटल पर अमिट रहेगा। फिर भी हम अभिलाषा रखते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी और हमारे सभी सम्मानीय अतिथि इन सुखद क्षणों की मूर्तमान स्मृति एक प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। हम आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक साहब को कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रतीक चिन्ह स्वरूप काष्ठ की श्री गणेश जी की प्रतिमा भेंट कर महामहिम का स्वागत करें। अब मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव साहब, प्रशासनिक न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आह्वान करते हुए निवेदन करती हूं कि वे माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को नटराज की कांस्य प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें। इसी अनुक्रम में मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागू, न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से अनुरोध करती हूं कि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े साहब को नटराज की कांस्य प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजय पॉल साहब, न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को आमंत्रित करती हूं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमना साहब के स्वागत के लिए माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन साहब, न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आह्वान करती हूं। अब मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी साहब, न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से अनुरोध करती हूं कि वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण जी को नटराज की कांस्य प्रतिमा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। अब मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक साहब, न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से अनुरोध करती हूं कि वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री एस रविंद्र भट्ट जी को नटराज की कांस्य प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें। आज के इसी अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल सम्मानीय श्री राजेंद्र कुमार वाणी जी से आग्रह करती हूं कि वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति माननीय न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता जी के स्वागत के लिए मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक रुसिया साहब, न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को आमंत्रित करती हूं। और अब इसी अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल सम्मानीय श्री राजेंद्र कुमार वाणी जी से आग्रह करती हूं कि वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक साहब का स्वागत करें। और अब हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर के डायरेक्टर श्री राम कुमार चौबे जी से कि वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी प्रक्रम पर बढ़ते हुए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करती हूं कि आज के इस मौके पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। वैसे जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय पधारते हैं तो मुख्यमंत्रियों को कोरोना टेस्ट पहले करवाना पड़ता है। मेरा रात में ही हुआ है महामहिम और मैं कोरोना फ्री हूं। अगर आप इजाजत दें तो कम से कम बोलते समय अगर ये हट जाए। वैसे इससे दिक्कत इतनी होती कि कई बार लोगों को पहचान भी नहीं पाते। हमारे सौभाग्य से आज मध्य प्रदेश की संस्कार धानी में पधारे हुए भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, मध्य प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और हमें गर्व है कि वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, आदरणीय शरद अरविंद बोबड़े जी, जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, जस्टिस अशोक भूषण जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता जी, जस्टिस श्रीपति रविंद्र भट्ट जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस आदरणीय मोहम्मद रफीक जी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, यहां पधारे हुए देश भर से सभी सम्मानित
न्यायाधीशगण और न्यायपालिका क्षेत्र के अलग अलग महानुभाव, अधिवक्तागण, उपस्थित सभी गणमान्य गण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मध्य प्रदेश की इस धरती पर मैं आप सबका केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का सौभाग्य मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। मैं सचमुच में आभारी हूं। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को गणेश जी की प्रतिमा यहां भेंट की गई है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे विचारों का ये मंथन जो शिक्षण और प्रशिक्षण बहुत जरूरी है समय पर न्याय देने के लिए, उसके लिए आयोजित है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये मंथन ऐसा हो, चिंतन ऐसा हो जिससे अमृत निकले। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश उस अमृत को जनता तक पहुंचाने में जिस सहयोग की आवश्यकता होगी उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जितनी भी व्यवस्थाएं मानव सभ्यता के उदय के बाद बनी हैं, चाहे वो राजनीतिक विचारधाराएं हो, अंततः सबका एक ही लक्ष्य है, मनुष्य कैसे सुखी हो। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महामहिम, सारी व्यवस्थाएं, उसका केंद्र एक ही है, आम आदमी को हम कैसे सुखी कर पाए। और जब हम आम आदमी की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, तो दिमाग में एक बात आती है कि व्यक्ति आखिर है क्या। पश्चिम का सोच है कि व्यक्ति शरीर है, 3.5 हाथ के हाड़ मांस का पुतला। अगर शरीर की आवश्यकता हम पूरी कर दें तो मनुष्य सुखी हो जाएगा। और शरीर को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, भूख लगे भोजन, प्यास लगे पानी, रहने को मकान, आने को जाने को गाड़ियां। ये भौतिक आवश्यकताएं अगर पूरी हो जाए तो मनुष्य सुखी हो जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सचमुच बुनियादी आवश्यकताएं हैं। ये शरीर की आवश्यकता जो पूरी करना जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम सारे बाकी काम करते हैं। लेकिन भारत का सोच केवल यहां तक सीमित नहीं है। भारत में यह कहा गया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मनुष्य मन भी है। तो शरीर का सुख तो चाहिए, लेकिन मन का सुख भी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं मन के सुख का आपको देना चाहूंगा। एक कार्यक्रम में मैं मध्य प्रदेश अविभाजित था, तब छत्तीसगढ़ के हिस्से में गया था। कार्यक्रम में बोलने के बाद ट्रेन आने में समय था, तो एक कमरे में हम लोग विश्राम कर रहे थे। तो हमारे पास कुछ नौजवान एक बुजुर्ग सज्जन को लेके आए कि ये आपसे चर्चा करना चाहते हैं। बुजुर्ग थे, मैंने उठ के उनका सम्मान किया, उनको बिठाया और मैंने पूछा, बताइए, ये काफी पुरानी घटना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, देश की हालत कुछ खराब है। तो मैंने कहा, बात तो सही कह रहे हैं, सुधार की बहुत जरूरत है। बोले, उस खराब हालत से मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा, व्यथित तो हम भी हैं। बोले, मैंने उस व्यथा से व्यथित होकर कुछ पंक्तियां लिखी है, वो मैं तुमको सुनाना चाहता हूं। अब मैंने सोचा ये तो कवि है, कविता सुनने का मूड उस समय मेरा बिल्कुल नहीं था। तो मेरे एक और वरिष्ठ बैठे थे, मैंने उनकी तरफ हाथ किया कि इनको सुनाइए, कविता ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। तो उन्हें लेटे ही लेटे कहा कि नहीं, आप इनको सुनाओ, शिवराज ज्यादा अच्छे कद्रदान है। अब उन्हें कविता सुनाना शुरू किया। कोई कविता सुनाए तो हमको कह नहीं पड़ता वाह क्या भाव है, क्या शब्द है। तो कविता सुनते मैं कहता था वाह क्या शब्द है। कविता खत्म नहीं हो रही थी, तो मैंने पानी का हाथ, मेरे गिलास मेरे हाथ में आया, एक एक घूंट पानी पी के मैं कह रहा था वाह क्या शब्द है। और ये कहते कहते मेरी नजर मेरे मित्र से मिली, तो वो मुझे फंसा हुआ देख के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कवि जी के मुंह पर चला गया। मुझे ठसका लगा, आंख में पानी, नाक में पानी, बड़ी देर में सामान्य हुआ। फिर मैंने सोचा कि कहेंगे क्या, इसलिए मुझे कुछ नहीं सूझा। तो दोनों हाथ जोड़ के घुटने टेक के उनके सामने बैठ गया और मैंने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। ये जो अगली पंक्ति सुनाने का सुख है, इसको कहते हैं मन का सुख। संगीत, कला, साहित्य, अलग अलग चीजें जो मनुष्य को आनंदित करती है, प्रसन्न करती है, तो वो सुख भी चाहिए।
तीसरा सुख है बुद्धि का सुख, वो शिक्षा से आता है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन चौथा सुख है आत्मा का सुख, और सचमुच में आत्मा का सुख मिलता है न्याय से। और वो न्याय किसी भी क्षेत्र में हो, शासन के द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो, और अंततः जब कहीं नहीं मिलता तो वो न्यायपालिका की शरण में जाता है। पहले जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी तो अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं थी, राजा भी करते थे, लेकिन अपने यहां तो पंच को ही परमेश्वर कहते थे, गांव में पंचायतें फैसले करती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश के बाद फिर यूरोपीय न्याय व्यवस्था का प्रवेश हमारे देश में हुआ, और तब आपराधिक और सिविल कानूनों का संहिताकरण हुआ। उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, आप समझते हैं। विधि स्थिर भी हुई और निश्चित भी हुई, लेकिन उसकी व्यापकता और उसकी जटिलता लगातार बढ़ती चली गई। आज एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भारत की न्यायपालिका को वो प्रतिष्ठा प्राप्त है। आम आदमी, मैं मुख्यमंत्री होने के बाद भी कह रहा हूं, एक बार प्रशासन पर भरोसा ना करे, सरकार पर भरोसा ना करे, लेकिन उसको ये विश्वास है कि न्यायपालिका से हर हालत में हमको न्याय मिलेगा। भारत की न्यायपालिका, मैं गर्व के साथ कहता हूं, दुनिया की सबसे अधिक प्रतिष्ठित न्यायपालिकाओं में से है। और अभी नीरव मोदी वाले मामले में जब नीरव मोदी ने यह कहा कि नहीं मुझे वहां न्याय मिलेगा, तो लंदन की अदालत ने कहा कि भारत की न्यायपालिका की अपनी प्रतिष्ठा है, ये सारी दुनिया जानती है। समय के साथ साथ हम जानते हैं कि न्याय देने में जटिलताएं, पहले केवल क्रिमिनल और सिविल के मामले होते थे, लेकिन अब तो साइबर क्राइम के अनेकों पक्ष है, जिस पर हमें केवल न्यायपालिका को नहीं, प्रशासन को, पुलिस को भी कई तरह की तैयारियां करनी पड़ेगी। दक्ष मानव संसाधन हमें चाहिए, और दक्ष मानव संसाधन के साथ साथ हमको कई आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हमको करना पड़ेगा। तो उस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं। केवल एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, लेकिन करने के लिए कुछ विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। एक, न्याय कैसे जल्दी मिले। दुनिया भर में कहा जाता है देर से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं है, और हम जानते हैं कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नीचे हो, काफी केस पेंडिंग है। अभी हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, तो कोरोना काल में 3 लाख और बढ़ गए। ये बात भी सही है कि पद कम है, और इसलिए उनको सृजित किया जाना चाहिए। वो मध्य प्रदेश सरकार की अपनी जवाबदारी है, वो भी हम पूरी करेंगे। लेकिन जल्दी न्याय कैसे मिले, सस्ता न्याय कैसे मिले, क्योंकि कई बार अधिवक्ता साथी भी हमारे बैठे हैं, गहने और जेवर गिरवी रख के भी, विशेषकर सिविल के जो मामले पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। सस्ता न्याय, त्वरित न्याय, सुलभ न्याय कैसे मिले, इस दिशा में ठीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको दक्ष हमारे न्यायाधिपति भी चाहिए, और बाकी भी जो मानव संसाधन लगता है वो चाहिए। और उस दिशा में मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चिंतन हम करेंगे, उसमें से निश्चित तौर पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। मैं एक बार आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए इतना ही मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उनको जमीन पर उतारने में हाई कोर्ट के साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पहले भी हमने विनम्र प्रयास किए हैं, और आगे भी हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में रेवा तट पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय। जब भी भविष्य को देखने की इच्छा हो तो इतिहास से सीख लेना जरूरी है। पुस्तकें तो साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत के और मध्य प्रदेश के न्यायिक इतिहास से संबंधित 2 अद्वितीय ग्रंथों के हिंदी संस्करणों का विमोचन होने जा रहा है। सर्वप्रथम भारत के प्रधान न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े जी से अनुरोध है कि वे ग्रंथ भारत के न्यायालय अतीत से वर्तमान तक का विमोचन करें, और इस ग्रंथ की प्रथम प्रति माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भेंट करें।
भारत के न्यायालयों की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के आपके द्वारा उठाए गए कई कदम वास्तव में इस विरासत को आगे ले जाने के लिए तंत्र और युवा पीढ़ी को आशा और वचन देते हैं। आपके ये प्रयास इन बहुमूल्य ग्रंथों के रूप में चिरकाल तक हमें प्रेरित करते रहेंगे। और अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमना जी से आग्रह है कि वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक मध्य प्रदेश का न्यायिक इतिहास एवं न्यायालय का विमोचन करें और इसकी प्रथम प्रति महामहिम राष्ट्रपति जी को भेंट करें। मध्य प्रदेश का न्यायिक इतिहास एवं न्यायालय। उच्च न्यायालय के इंडियन लॉ रिपोर्ट्स प्रकाशन खंड ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 1950 से वर्तमान तक के पूर्ण पीठ के निर्णयों की खोज को डाइजेस्ट का प्रकाशन करके आसान बनाया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण जी से आग्रह है कि वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के वर्ष 1950 से आज तक के निर्णयों के डाइजेस्ट का विमोचन करें और इसकी प्रथम प्रति माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं भारत के प्रधान न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े जी से सादर अनुरोध करती हूं कि वे सभा में अपने मार्गदर्शी उद्बोधन से हमारा पथ प्रदर्शित करें। कोरोना का टेस्ट हमने भी लिया कल। माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, महामहिम भारत के राष्ट्रपति, माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश की राज्यपाल, श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मेरे साथी न्यायाधीश एन.वी. रमना, श्री अशोक भूषण, श्री हेमंत गुप्ता, श्री मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति व न्यायाधीशगण, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी व राज्य न्यायिक अकादमियों के अध्यक्ष और निदेशक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मध्य प्रदेश शासन के अधिकारीगण, वरिष्ठ अभिभाषकगण और बार के पदाधिकारीगण एवं संस्कारधानी के प्रबुद्धजन, आज का कार्यक्रम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम यह कार्यक्रम एक नई प्रक्रिया का आरंभ है। संवाद नए आयाम स्थापित करता है और एवं आज हम इसी प्रकार के संवाद का प्रारंभ कर रहे हैं। न्याय एक अनोखी प्रक्रिया है। न्यायदान के लिए मानव स्वभाव, सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिस्थितियां, राजनैतिक व्यवस्था,
की समझ जरूरी है। समय के साथ विकसित होते कानून को समझना भी जरूरी है। ऐसे में किसी भी न्यायाधीश को न्याय व्यवस्था के लिए तैयार करने की प्रक्रिया एक रोचक विषय है। इस विषय पर काफी शोध हुआ है। कालांतर में न्यायिक अकादमी स्थापित हुई जो उत्तम कार्य कर रही है, पर न्यायिक प्रशिक्षण के तौर तरीकों को बदलना होगा। मेरे विचार में ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट एक संवाद स्थापित करेगी ताकि अनुभवों में के आदान प्रदान से हम उत्कृष्टता पा सके। न्यायाधीश के अनूठे कार्य को लेकर जिज्ञासा पर मैं आप सभी को एक वाकया बताना चाहता हूं। पूर्व राष्ट्रपति जी एपीजे कलाम, अब्दुल कलाम हैदराबाद उच्च न्यायालय गए तो उन्होंने जस्टिस बिलाल नास्की जो उनको कोर्ट दिखा रहे थे, उनको एक रोचक अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं न्यायाधीश के कुर्सी पर बैठना चाहता हूं, और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने आगे कहा और आप बार पर खड़े रहकर वकील की तरह बहस कीजिए। यह बताता है कि कलाम साहब जैसे विद्वान व्यक्ति को भी न्यायाधीश के कार्य को लेकर कौतूहल था। माननीय राष्ट्रपति जी को इस प्रकार की जिज्ञासा नहीं होगी, क्योंकि वह स्वयं अभिभाषक के रूप में न्याय व्यवस्था को भली भांति जानते हैं। एक न्यायाधीश बनने के लिए क्या आवश्यक है? क्या केवल विधि का ज्ञाता अच्छा न्यायाधीश बन सकता है? आज हम न्यायिक इतिहास पर दो पुस्तकों, भारत के न्यायालय एवं मध्य प्रदेश की न्यायिक इतिहास एवं न्यायालय का अनावरण आज कर रहे हैं, अभी किया। इन पुस्तकों से यह दर्शित है कि परंपरागत व्यवस्था से इतर अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं में भी न्याय क्षेत्र का विस्तार होता है। समय के साथ, जैसे शिवराज जी ने कहा, साइबर क्राइम अलग अलग प्रकार के वाद खड़े हुए हैं। आमतौर पर सबसे बड़ा कदम जो लिया गया है वो ये समझा जाता है कि वाद के अधिकार, लोकस स्टैंडाई जैसी संकल्पनाओं के मूलभूत परिवर्तन कर हम सिविल वाद से जनहित याचिका तक पहुंच गए हैं। मेरे विचार में सभी अकादमियों में को विधि के ज्ञान के साथ साथ प्रशिक्षु न्यायाधीश के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि क्या इन आवश्यकता की पूर्ति शिक्षा के रूढ़िगत तरीके से की जा सकती है? मेरे विचार में विधि स्नातक के दौरान ही अनूठे न्यायिक शिक्षा पाठ्यक्रम पर विचार किया जाना चाहिए। इसका यह आशय नहीं है कि इससे न्यायिक अकादमी की भूमिका या दायित्व कम होगा, बल्कि यह दोनों मिलकर बेहतर परिणाम लाएंगे। यहां एक और बिंदु महत्वपूर्ण है। मुझे यह बताया गया है कि कुछ प्रदेशों में चयनित न्यायाधीशों को पहले अकादमी बुलाया जाता है, जबकि कई प्रदेशों में न्यायालय में नियुक्ति के बाद अकादमी बुलाए जाने की प्रथा है। मेरे विचार में प्रशिक्षु को पहले सेवा के आदर्श ध्येयों से अवगत करना चाहिए, उसके व्यक्तित्व और न्यायिक समझ को तराशना चाहिए एवं उसके बाद
उसे न्यायालय भेजना चाहिए। कोरोना महामारी ने एक विशिष्ट चुनौती को रेखांकित किया है। भविष्य की आशंकाओं और वर्तमान के तनाव कहीं न कहीं मानसिक दक्षता को प्रभावित करते हैं। लोगों में उत्तेजना, गुस्सा, उदासी और अवसाद के लक्षण दिखने लगे हैं। ऐसे में मानसिक आरोग्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री स्टाफ के मानसिक आरोग्य के लिए विशेष पहल करते हुए कार्यशालाएं आयोजित की और विशेषज्ञों के परामर्श की व्यवस्था की है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में इस विषयों पर विमर्श किया जाना अपेक्षित होगा। भारत में न्यायिक इतिहास एवं धरोहर पर व्यवस्थित शोध ग्रंथ का अभाव था। कुछ वर्षों पूर्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर शोध प्रारंभ किया गया और कोर्ट्स ऑफ इंडिया को विमोचित किया गया। कोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है कि यह न्यायिक इतिहास पर बेस्ट सेलर पुस्तक है। शोध और सामग्री संकलन में जस्टिस रविंद्र भट्ट का विशेष योगदान रहा है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया के शोध, संकलन और प्रकाशन से जुड़े सभी विद्वान पुनः बधाई के पात्र हैं। यदि ज्ञान और अज्ञान के मध्य मात्र भाषा की दीवार हो तो अनुवाद अनिवार्य हो जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी ने न्यायालय के निर्णयों का जनसामान्य की भाषा में उपलब्ध कराने का विचार दिया था, जिससे प्रेरणा लेते हुए पूर्व में असमिया और आज हिंदी भाषा में भारत के न्यायालय विमोचित की जा रही है। शीघ्र ही इस पुस्तक के मराठी, बंगाली, कन्नड़ और तेलुगु अनुवाद भी उपलब्ध होंगे। इस पुस्तक को उर्दू, संस्कृत एवं मलयालम में भी प्रकाशित करने की योजना है। हमारे बृहद देश के न्यायिक इतिहास को एक पुस्तक में समाहित करना असंभव था। परिणामतः उच्च न्यायालय द्वारा बृहद शोध की पहल की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बृहद शोध की पहल की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इस संबंध में अग्रणी रहता, परंतु भाई अजीत सिंह ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की पुस्तक का प्रकाशन कर बाजी मार ली। मध्य प्रदेश की पुस्तक इस परंपरा को एक स्तर आगे ले गई। भाई श्री हेमंत गुप्ता एवं श्री रविशंकर झा द्वारा इस विचार को साकार करने में अहम भूमिका निभाई। मुख्य न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक ने उसे अंतिम रूप दिया। किसी भी ग्रंथ का भावांतरण एक कठिन कार्य है। भाई अशोक भूषण को मार्गदर्शन के लिए आभार। भारत के न्यायालय पुस्तक के भावांतरण हेतु जस्टिस सुजय पॉल, डॉक्टर वीना सिन्हा, रचना सलाहकार सुश्री मालिनी सहगल व प्रकाशन विभाग सहित इससे जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र है। साथ ही मध्य प्रदेश की पुस्तक के भावांतरण से जुड़े विद्वान भी समान रूप से बधाई के पात्र है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर का आयोजन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। इस उच्च न्यायालय का इतिहास गौरवपूर्ण है। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में मैंने स्वयं यहाँ की महान विरासत और विशिष्ट कार्यशैली को अनुभव किया है। मैं
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी को इस निदेशकों के सम्मेलन की अवधारणा के लिए बधाई देता हूं। अंत में कार्यक्रम की सफलता के लिए इन शब्दों में शुभकामना देता हूं। आनो भद्र कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद्विद वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। अर्थ, हमारे पास चारों ओर से ऐसी कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से न दबे, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हो, प्रगति को न रोकने वाले और सदैव रक्षा में तत्पर देवता प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय राज्यपाल की उपस्थिति से गौरवान्वित हैं। मैं मध्य प्रदेश की राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से निवेदन करती हूं कि वे इस सभा को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें। भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री शरद अरविंद बोबड़े जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय श्री NV रमन्ना जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय श्री अशोक भूषण जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय श्री हेमंत गुप्ता जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री मोहम्मद रफीक जी, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति, देवियों और सज्जनों, संस्कारों की इस नगरी मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर के रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमी डायरेक्टर्स रिट्रीट की प्रबुद्ध सभा में शामिल होकर मुझे हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। विगत लगभग एक वर्ष से संपूर्ण विश्व सहित भारतवर्ष कोविड-19 की महामारी से जुड़ा रहा। संकट की इस घड़ी में भी न्यायपालिका ने कार्य को पूरी तरह से बाधित नहीं होने दिया। विशेष रूप से जेल प्रशासन में अहम भूमिका निभाते हुए संक्रमण से जेल को बचाने और अति आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हमारी न्यायपालिका ने जो भूमिका अदा की है, इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए यह कम है। इस कार्य के लिए जो हम फैसले माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए, उसके लिए मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति और उच्च न्यायालय के सभी मुख्य न्यायाधीशपतियों को विशेष साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। इतने प्रबुद्ध व्यक्ति एक साथ बैठकर मंथन करें, यह भी स्वयं में एक बड़ा कदम है। हम सभी साथ मिलकर एक दूसरे से सीखते हुए साथ आगे बढ़े। रिट्रीट का आयोजन इस दिशा में सार्थक पहल है। न्यायपालिका यह प्रयास आम जन में भी न्यायपालिका की उत्कृष्टता को प्राप्त करने की ललक को प्रदर्शित करता है। इस उच्च विचार के लिए मैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति और सभी न्यायाधीशों को शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। कौशल विकास में प्रशिक्षण का महत्व सर्वज्ञात है। न्यायिक अकादमियों के द्वारा सर्वांगीण प्रशिक्षण और संस्था के विकास में जो योगदान दिया है वह बहुमूल्य है। आशा है कि इन प्रयासों उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहल के दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने राज्य की न्यायिक प्रणाली के बारे में बिखरी हुई जानकारी को एकत्रित करने का बड़ा प्रयास किया है। हिंदी में अनुवादित यह पुस्तकें मध्य प्रदेश के न्यायालयों के समृद्ध इतिहास
और न्यायालय भवनों के सौंदर्य को सजीवता के साथ अधिकाधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने में सफल होगी। माननीय उच्च न्यायालय का यह अद्वितीय कदम है। इस प्रयास के लिए माननीय मुख्य न्यायाधिपति और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ। न्यायपालिका हमारे देश के एक सबसे मूल्यवान और सम्मानित संस्था है। इसके निर्णय और स्वतंत्र कामकाज ने लोकतांत्रिक विश्व में भारत की विश्वसनीयता बढ़ाई है। प्रत्येक भारतीय को न्यायपालिका पर गर्व है। वह इसके निर्णय और हमारी राष्ट्रीयता को मूर्त रूप देने वाले मूल्यों के प्रति हमारी निष्ठा का सम्मान करता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार नागरिकों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त अधिकारों को कानून के आधार पर उपयोग करती है। न्यायपालिका सरकार की रीढ़ होती है। लोकतंत्र के सार को सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखने में मदद करती है। न्यायपालिका का चेहरा और उसकी रीढ़ जिला एवं तहसील स्तर का न्याय प्रशासन तंत्र होता है। इनके आदेशों के बाद ही उच्च न्यायपालिका का कार्य प्रारंभ होता है। इसलिए उनका प्रशिक्षण आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वास्तव में जुडिशियल अकादमी न्याय प्रशासन तंत्र के भविष्य निर्माण के केंद्र है। इसी भाव के साथ इनका संचालन किया जाना चाहिए। न्याय उपलब्ध कराना जन सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है। मामलों के समाधान जल्द से जल्द हो, इसके लिए निरंतर सक्रिय और सजग रहना जरूरी होता है। मेरी जानकारी अनुसार न्यायालय में दायर अधिकांश मुकदमे में एक पक्षकार सरकार होती है। न्यायालय और संबंधित विभाग समन्वय और संचार के साथ उनके निपटारे के प्रयासों पर भी विचार किया जाना चाहिए। अकादमी द्वारा प्रशिक्षु को शीघ्र न्याय की चुनौती से निपटने में तकनीक के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय विवेक के बीच तालमेल के साथ कार्य की क्षमता विकसित करने के साथ ही बदलते समय की चुनौतियां, डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध आदि से निपटने के लिए तैयार करने के साथ ही नवाचारों के लिए भी प्रेरित किया जाए, ताकि नागरिकों की बढ़ती हुई भागीदारी को देखते हुए न्यायिक व्यवस्था का संचालन इस तरह से हो कि वह अपनी राह में आने वाली बाधाओं से निपट सके तथा आम जनता को न्याय दिलाने का वास्तविक उपकरण उपलब्ध बन सके। न्याय की गुणवत्ता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि न्यायोचित गति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि और मानवीय विवेक का तालमेल भी भारत में न्यायिक प्रक्रिया को गति देने में कितना सहयोगी होगा। इस पर मंथन किया जाना चाहिए कि किस क्षेत्र में, किस स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता लेनी है, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। इसके अलावा बदलते हुए समय में डाटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम जैसे विषय भी अदालतों के लिए नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं। उन चुनौतियों को ध्यान में रखकर ऐसे अन्य विषयों पर भी गंभीर मंथन करना होगा। किसी भी समाज का स्वरूप वहां की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि उसकी स्थिति सुदृढ़ और सम्मानजनक है तो समाज भी सुदृढ़ और मजबूत होगा। लंबे समय के बाद भारतीय महिलाओं ने समाज में अपने लिए कुछ जगह बनाई है। महिलाओं की स्थिति में बदलाव आ रहा है। बदलाव की दशा सकारात्मक है, किंतु उसकी गति हमें बढ़ानी होगी। अकादमी द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को लिंग संवेदीकरण के विषय में प्रशिक्षित करने के प्रयासों पर बल दिया जाए। अभी भी आमतौर पर बदनामी के डर से काफी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं, खास तौर पर जब पीड़िता को अपने पति परिवार के सदस्य किसी अन्य परिचित के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो। मेरा अनुभव है कि पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए समुदाय और समाज के सहयोग किए गए प्रयास अधिक प्रभावी होते हैं। गुजरात में महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में मेरे द्वारा महिलाओं के समूह के माध्यम से पारिवारिक विवादों के समाधान की पहल की गई थी। नारी अदालत के रूप में गांव की 8-10 महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें कानूनी अधिकारों की जानकारी देने की व्यवस्था कराई थी। इन महिलाओं ने घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़ित के परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा और आवश्यक जानकारियों को एकत्र कर विवाद का समाधान कराया। आवश्यक होने पर गणमान्य नागरिकों की समिति बनाकर उनके सहयोग से भी मामलों का निपटारा कराया। कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़े, इसलिए गांव के लोगों ने भी
नारी अदालत का भरपूर सहयोग किया। इस पहल का न्यायपालिका द्वारा भी सराहना की गई। यह प्रयोग इतना कारगर रहा कि माह में 2 बार नारी अदालतें बैठने लगी। महिलाएं न्याय के लिए स्वयं इनके पास आने लगी। इसलिए यह जरूरी है कि यौन हिंसा के मामलों में महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील, संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण के साथ न्याय प्रक्रिया संचालित हो। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त एवं सुरक्षित वातावरण बनाए जाने की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि न्याय तंत्र का स्वरूप ऐसा हो कि शिकायत मिलते ही न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाए, ताकि बिना किसी झिझक और परेशानी के सामाजिक और पारिवारिक कारणों से व्यथित महिलाएं अपनी समस्या के निदान हेतु उपयुक्त मार्गदर्शन, सहायता और न्याय प्राप्त कर सके। न्याय के इतिहास को संकलित करने के इस प्रबुद्ध सभा में मुझे सम्मिलित होने और देश के ऊर्जावान और अलौकिक विचारों वाले इस मंच के साथ मुझे आज मंच साझा करने का अवसर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। यह प्रयास सफल हो और न्यायिक अकादमियां, न्यायालय और हम सभी उत्तरोत्तर उन्नति करें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर ने राज्य न्यायिक अकादमियों के इतिहास में पहली बार ये एक ऐसा आयोजन किया है कि जब देश के सभी राज्यों की न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधिगण एक साथ मिलकर न्यायिक प्रशिक्षण को अधिक उन्नत और प्रभावी बनाने के लिए विचार विमर्श करेंगे। ये प्रयास अंततः न्याय तंत्र को उत्कृष्ट बनाने में सहयोगी होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने कर कमलों से शुभारंभ करके अकादमी के इस ऐतिहासिक आयोजन को न केवल अविस्मरणीय बनाया है, वरन इसे असाधारण महत्व भी प्रदान किया है। इस अवसर पर निश्चित ही हम सभी माननीय राष्ट्रपति जी के शब्दों की ध्वनि की प्रतीक्षा में हैं। माननीय राष्ट्रपति जी से पूरे आदर और विनय के साथ अनुरोध है कि समारोह को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय। ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबडे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमना, श्री अशोक भूषण, श्री हेमंत गुप्ता और श्री एस. रविंद्र भट्ट, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, अन्य सभी न्यायाधीशगण और अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, मध्य प्रदेश सहित पश्चिमी भारत की जीवन रेखा और जबलपुर को विशेष पहचान देने वाली पूर्ण सलीला नर्मदा की पावन धरती पर आप सब के बीच आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। जाबली ऋषि की तपस्थली और रानी दुर्गावती की वीरता के साक्षी जबलपुर क्षेत्र को भेड़ा घाट और धुआंधार की प्राकृतिक संपदा तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर प्राप्त है। शिक्षा, संगीत एवं कला को संरक्षण और सम्मान देने वाले जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार धानी कहकर सम्मान दिया था और वर्ष 1956 में स्थापित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायपीठ ने जबलपुर को विशेष पहचान दी। यह कार्यक्रम देश की सभी राज्य न्यायिक अकादमियों के बीच सतत न्यायिक प्रशिक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को साझा करने का यह प्रथम और सराहनीय प्रयास है। इसलिए राज्य न्यायिक
अकादमियों के निदेशकों के इस अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे विशेष हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस प्रयास के लिए मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक और इस सम्मेलन के आयोजन से जुड़े अन्य सभी पक्षों को बधाई देता हूं। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा अकादमी ने अपनी वेबसाइट पर उपयोगी शिक्षण सामग्री, व्याख्यानों का लाइव टेलीकास्ट और न्यायाधीशों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर उपलब्ध कराकर संसाधनों के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए अकादमी के अध्यक्ष और उनके सहयोगी सभी प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। देश में 18,000 से ज़्यादा न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट्स में की गई। साथ ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड तथा QR कोड जैसे इनिशिएटिव्स की सराहना विश्व स्तर पर की जा रही है। अब ई-अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-प्रोसीडिंग्स, ई-फाइलिंग और ई-सेवा केंद्रों की सहायता से जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वहीं कागज के प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है। देवियों और सज्जनों, हमारी लोअर जुडिशरी देश की न्यायिक व्यवस्था का आधारभूत अंग है। उसमें प्रवेश से पहले सैद्धांतिक ज्ञान रखने वाले लॉ स्टूडेंट्स को कुशल एवं उत्कृष्ट न्यायाधीश के रूप में प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य हमारी न्यायिक अकादमियां कर रही हैं। अब जरूरत है कि देश की अदालतों, विशेष रूप से जिला अदालतों में लंबित मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने के लिए न्यायाधीशों के साथ ही अन्य जुडिशियल एवं क्वासी जुडिशियल अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए। उनके बीच ज्ञान एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए ऐसे सम्मेलनों के अलावा कोई अन्य स्थायी मंच स्थापित किया जा सकता है। निर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से ऐसे मंचों पर अदालतों की प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स के सरलीकरण पर भी चर्चा की जा सकती है। इससे एक ओर जहां मुकदमों के निस्तारण में तेजी आ सकती है, वहीं न्यायिक प्रशासन से जुड़ी प्रक्रियाओं में अखिल भारतीय पर्सपेक्टिव का विकास हो सकता है। देवियों और सज्जनों, स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस अर्थात शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए व्यापक न्यायिक प्रशिक्षण की जरूरत के साथ साथ टेक्नोलॉजी के अधिकाधिक प्रयोग की संभावनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अब मुकदमों की बढ़ती संख्या के कारण कम समय में ही मुद्दों की बारीकियों को समझना और सटीक निर्णय लेना जरूरी हो जाता है। नए नए कानूनों के लागू होने, लिटिगेशन की प्रकृति में व्यापक बदलाव आने और समय सीमा में मामलों को निपटाने की आवश्यकता ने भी न्यायाधीशों के लिए यह जरूरी बना दिया है कि वे विधि और प्रक्रियाओं को अप टू डेट ज्ञान रखें। लेकिन न्याय प्रशासन में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहार बुद्धि का प्रयोग भी अपेक्षित होता है। बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि केवलम शास्त्रम आश्रित न कर्तव्यो विनिर्णयः युक्तिहीने विचारे तु धर्म हानि प्रजायते। अर्थात केवल कानून की किताबों व पोथियों मात्र के अध्ययन के आधार पर निर्णय देना उचित नहीं होता। इसके लिए युक्ति का, विवेक का सहारा लिया जाना चाहिए, अन्यथा न्याय की हानि या अन्याय की संभावना होती है। देवियों और सज्जनों, न्यायिक अकादमियों में भविष्य के न्यायाधीश तैयार होते हैं। पहले दिन से ही उन पर नागरिकों के जीवन,
स्वतंत्रता, संपत्ति और गरिमा की रक्षा के प्रश्नों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी आ जाती है। उन्हें विधि के शासन को बनाए रखने के प्रश्नों पर भी निर्णय लेने होते हैं। नई नई स्थितियों से समझबूझ के साथ निपटना होता है। इसलिए न्याय के आसन पर बैठने वाले व्यक्ति में समय के अनुसार परिवर्तन को स्वीकार करने, परस्पर विरोधी विचारों या सिद्धांतों में संतुलन स्थापित करने और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की समावेशी भावना होनी चाहिए। न्यायाधीश को किसी भी व्यक्ति, संस्था और विचारधारा के प्रति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह तथा पूर्व संचित धारणाओं से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। न्याय करने वाले व्यक्ति का निजी आचरण भी मर्यादित, संयमित, संदेह से परे और न्याय की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होना चाहिए। देवी और सज्जनों, हम भारत के लोगों की न्यायपालिका से बहुत अपेक्षाएं हैं। समाज न्यायाधीशों से ज्ञानवान, विवेकवान, शीलवान, मतिमान और निष्पक्ष होने की अपेक्षा करता है। न्याय प्रशासन में संख्या से अधिक महत्व गुणवत्ता को दिया जाता है और इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यायिक कौशल की ट्रेनिंग, ज्ञान और टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहने तथा लगातार बदल रही दुनिया की समुचित समझ बहुत जरूरी होती है। इस प्रकार इंडक्शन लेवल और इन सर्विस ट्रेनिंग के माध्यम से इन अपेक्षाओं को पूरा करने में राज्य न्यायिक अकादमियों की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे राज्य के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़कर देश की सेवा करने का अवसर मिला। एक अधिवक्ता के रूप में गरीबों के लिए न्याय सुलभ कराने के कतिपय प्रयास करने का संतोष भी मुझे है। उस दौरान मैंने ये भी अनुभव किया था कि भाषाई सीमाओं के कारण वादियों प्रतिवादियों को अपने ही मामले में चल रही कार्रवाई तथा सुनाए गए निर्णय को समझने के लिए संघर्ष करना होता है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मेरे विनम्र सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कार्य करते हुए अपने निर्णयों का अनुवाद वर्तमान में 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया। कुछ उच्च न्यायालय भी स्थानीय भाषा में निर्णयों का अनुवाद करने लगे। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन अब मेरी अपेक्षाएं कुछ और बढ़ गई हैं। मैं चाहता हूं कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में, जिसको हम लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में होता है, साइमल्टेनियसली उपलब्ध व प्रकाशित कराएं, ताकि हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम आगे बढ़ करके एक इतिहास रच सकते हैं। देवी और सज्जनों, कहते हैं कि आज भी हर व्यक्ति का अंतिम सहारा और भरोसा न्यायपालिका ही है। देश के साधारण से साधारण नागरिक का भरोसा न्याय व्यवस्था में बनाए रखने के लिए राज्य के अंगों के रूप में हम सभी को आगे निम्न उल्लिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। जैसे शीघ्र, सुलभ और किफायती न्याय प्रदान करने की दृष्टि से टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाने, प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई को सरल बनाने तथा लोगों को उनकी अपनी भाषा में न्याय दिलाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार वैकल्पिक न्याय जैसे आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, लोक अदालतों के दायरे का विस्तार और ट्राइब्यूनल्स की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं तथा उच्च न्यायालयों तथा जिला अदालतों की प्रोसीडिंग्स में राज्य की अधिकृत भाषा के प्रयोग को और बढ़ावा किस प्रकार दिया जा सकता है तथा सरकारी मुकदमों की संख्या कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, स्वाधीनता के बाद बनाए गए भारत के संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की आत्मा समझा जाता है।
इसमें 4 आदर्शों न्याय, स्वतंत्रता, अवसर की समानता और बंधुता की प्राप्ति कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इन 4 में भी न्याय का उल्लेख सबसे पहले किया गया है। हमारी न्यायिक प्रणाली का एक प्रमुख ध्येय है कि न्याय के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले हों। हमारे मनीषियों ने सदियों पहले इससे भी आगे जाने अर्थात न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का आदर्श हम सबके सामने रखा था। ऋषि बृहस्पति ने कहा था कि वन में विचरण करने वाले व्यक्ति के लिए वन में, योद्धाओं के लिए युद्ध शिविर में और व्यापारियों के लिए उनके कारवा में ही अदालत लगाई जानी चाहिए। देवियों और सज्जनों, न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों को सुलझाना नहीं बल्कि न्याय की रक्षा करने का होता है और न्याय की रक्षा का एक उपाय न्याय में होने वाले विलंब को दूर करना भी है। ऐसा नहीं है कि न्याय में विलंब केवल न्यायालय की कार्यप्रणाली या व्यवस्था की कमी से ही होता हो। वादी और प्रतिवादी हम सब लोग जानते हैं, एक रणनीति के रूप में बारंबार स्थगन का सहारा लेकर कानूनों एवं प्रक्रियाओं आदि में मौजूद लूप होल्स के आधार पर मुकदमे को लंबा खींचते रहते हैं। अदालती कार्रवाई और प्रक्रियाओं में मौजूद इन लूप होल्स का निराकरण करने में न्यायपालिका को सजग रहते हुए प्रोएक्टिव भूमिका निभानी आवश्यक हो जाती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इनोवेशंस को अपनाकर और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में न्यायिक प्रशासन के इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा और कार्रवाई के बिंदु तय किए जाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि इन निष्कर्षों की एक प्रति राष्ट्रपति भवन को भी उपलब्ध कराई जाए। देवी और सज्जनों, अंत में न्याय के मार्ग पर आप सभी के प्रयास सफल हों, इसी शुभेच्छा के साथ मैं सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। इस कार्यक्रम के अंत में मैं मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के चेयरमैन माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव साहब को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करती हूं। अतिथि देवो भव। उद्घाटन समारोह में विद्यमान भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण, न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति श्री एस.आर. भट्ट, उच्च न्यायालयों से आमंत्रित मुख्य न्यायाधिपति एवं अन्य न्यायाधीशगण, सदन में उपस्थित समस्त अतिथिगण। श्रेष्ठता आत्मा पर विजयी होती है। आज के श्रेष्ठ अतिथियों की उपस्थिति में उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए मैं सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान सार्वभौम सत्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की यह जबलपुर की पहली यात्रा है। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से अपनी संपूर्ण कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं इनके कृपापूर्ण उद्बोधन, मार्गदर्शन और मूल्यवान विचारों के लिए हृदय से आभार प्रेषित करता हूं।
मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की हमारे बीच उपस्थिति सौभाग्य का विषय है। मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं और उनके उद्बोधन के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूं। हम समारोह के विशिष्ट अतिथि भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने अपनी असीम व्यस्तताओं के उपरांत भी स्नेह प्रदर्शित करते हुए हमारे अनुरोध पर कार्यक्रम में पधार कर हमें गौरवान्वित किया है। उनके निरंतर प्रोत्साहन, समर्थन एवं कृपापूर्ण उद्बोधन के लिए हम उनके प्रभुत्व ऋणी हैं। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.वी. रमन्ना, माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण, माननीय न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता, माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.आर. भट्ट की गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं उनके प्रति हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।